आप सभी को सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, यह अधिनियम क्यों पारित किया गया, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो ऐसे मजदूर या ऐसे कर्मचारी जो अपनी बीमारी की अवस्था में या ऐसी महिलाएं जो अपनी प्रसूति काल की अवस्था में या नियोजन क्षति के परिणाम स्वरूप जब कभी अपने को असहाय महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए ही यह अधिनियम पारित किया गया है। बीमारी की अवस्था में, प्रसूति की अवस्था में या नियोजन क्षति के दौरान या बेरोजगारी के समय यदि कोई कर्मचारी अपने को असहाय महसूस करे और उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए ही ऐसे इस अधिनियम को पारित किया गया है, जिसका नाम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है। अधिनियम में यह कहा गया कि रुग्णावस्था और नियोजन संबंधी क्षति और अन्य प्रकार के मामले में कर्मचारी को आर्थिक सुविधा देना। मैंने आपको बताया, कर्मचारी को आर्थिक सुविधा देने के उद्देश्य से ही इस अधिनियम को पारित किया गया। उद्देश्य अब हम देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित करने के मुख्य क्या क्या उद्देश्य थे। नंबर 1, कर्मचारी की अस्वस्थता, प्रसूति और नियोजन क्षति। मैंने आपको अभी बताया, यदि कर्मचारी किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं और कारखाने में काम करने जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीमारी के कारण वो विवश हो जाते हैं कि वे अपने काम में नहीं जा पाते, या यदि ऐसी महिला जो प्रसूति की स्थिति में है और वो काम में जाने में असमर्थ है, या अन्य किसी प्रकार से नियोजन के दौरान कोई क्षति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी कर्मचारी को आर्थिक सहायता प्रदान करने और कर्मचारी के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित किया गया। दूसरा, सभी कर्मचारी का अनिवार्य बीमा। इस अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कर्मचारी से अंशदान के रूप में ही राशि ली जाती है और कर्मचारी के बचत करने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। कर्मचारी अपने कार्य, अपनी मजदूरी में से ही जो बचत करते हैं, उसी राशि को एक फंड में संचित कर लिया जाता है। इससे 2 लाभ होता है। एक तो कर्मचारी में पैसे को बचत करने की आदत बढ़ती है, और दूसरा, कर्मचारी का जो पूरा पैसा है सभी कर्मचारी का, उस पैसे को जो फंड में डाला जाता है, वो फंड देश के आर्थिक विकास में उपयोग किया जा सकता है। अतः इस अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कर्मचारी का अनिवार्य रूप से बीमा कर दिया जाता है, ताकि बीमारी, प्रसूति या नियोजन क्षति की स्थिति में उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। तीसरा, अस्वस्थता, काम पर न आने। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कर्मचारी किसी कारणवश काम में आने में असमर्थ हो जाता है। अब जो व्यक्ति रोज कमाने वाला है, ऐसी स्थिति में यदि वो काम पर नहीं आ पाए, तो उसके घर में आर्थिक संकट की स्थिति आ जाती है। लेकिन यह अधिनियम ऐसे लोगों को सहायता देता है। काम पर न आने की स्थिति में भी यह अधिनियम उनके जो अंशदान के पैसे हैं और उनके जो अनिवार्य बीमा की राशि है, उसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ताकि ऐसी स्थिति में भी उनका परिवार चल सके। प्रसूति काल में हितकारी उपबंध। महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यदि ऐसी महिला जो प्रसूति वाली महिला है और जिसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत जिन्होंने प्रसूति अवकाश नहीं लिया है, उन्हें इस अधिनियम के माध्यम से प्रसूति लाभ मिल सकता है
और प्रसूति के दौरान भी महिला अपने आर्थिक हितों का संरक्षण कर सकती है। अतः प्रसूति वाली महिलाओं को आर्थिक हितों का संरक्षण देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित किया गया। नियोजन क्षतिपूर्ति प्रदान करने। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कार्य के दौरान किसी श्रमिक को चोट लग जाती है, उनके शरीर में कोई अंग हानि ऐसी हो जाती है। ऐसी स्थिति में नियोजन के दौरान क्षति होने के बाद भी उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनके अंशदान की राशि से उन्हें अनिवार्य बीमा का लाभ देना और अन्य प्रकार से हितकारी उपबंध कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं ताकि ऐसी स्थिति में भी उन्हें किसी प्रकार का संकट ना आए। नीति निर्देशक तत्वों की सार्थकता की पुष्टि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 31 तक में जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का ही उपबंध किया गया है और राज्य के ऊपर दायित्व आरोपित किया गया है कि राज्य अपनी नीति ऐसे बनाएगा जिससे अधिक से अधिक कर्मचारी का, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में जो प्रावधान बनाए गए हैं वे निश्चित रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य का जो कल्पना की गई है उससे मेल खाते हैं। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। आर्थिक न्याय की प्राप्ति। आर्थिक न्याय की प्राप्ति में भी यह अधिनियम बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। किसी भी बीमारी या नियोजन क्षति, प्रसूति काल, बेरोजगारी या अन्य किसी कारण से यदि कर्मचारी के ऊपर आर्थिक संकट आता है तो ऐसा अधिनियम, यह जो अधिनियम है उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। अतः आर्थिक न्याय स्थापित करने में भी यह अधिनियम बहुत अधिक कारगर साबित हुआ है। और सामाजिक आर्थिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, इस अधिनियम को पारित करने का ही मुख्य उद्देश्य सभी कर्मचारी को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पारित किया गया। अब हम देखेंगे अधिनियम में कल्याणकारी राज्य की स्थिति। मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम में जो प्रावधान बनाए गए हैं वे कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति के लिए जो उपबंध नीति निर्देशक तत्व में बताए गए हैं लगभग उसी से मेल खाते हैं। जिस तरह राज्य अपनी नीति ऐसी बनाएगा कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, उसी तरह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के जो प्रावधान है निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करते हैं। अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार। अधिनियम 19 अप्रैल 1948 से लागू हुआ। यह अधिनियम प्रारंभ में पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। प्रारंभ में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू नहीं हुआ था। 1970 से ही यह अधिनियम पूरे भारत में समान रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम कब लागू किया जाए और किन किन राज्य में लागू किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई थी। केंद्र सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके जिन जिन राज्य में चाहे उन राज्य में भिन्न भिन्न तिथियों पर इस अधिनियम के सभी प्रावधान या कुछ को लागू कर सकती थी। अतः अधिनियम को लागू करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को दिया। सभी राज्यों में एक साथ इस अधिनियम को लागू करना उपयुक्त भी नहीं था। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से जो राजपत्र में उन्होंने निकाली, अलग अलग राज्य में अलग अलग तिथियों में इस अधिनियम को लागू किया और 1970 से अधिनियम पूरे भारत में समान रूप से लागू हुआ, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहा गया। ध्यान रखें, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में 1989 में संशोधन भी हुआ और उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, लेकिन यह अधिनियम जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 निश्चित रूप से कर्मचारी को उनकी बीमारी, अंग हानि, नियोजन क्षति, बेरोजगारी, प्रसूति या इस प्रकार की अवस्था में निश्चित रूप से उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत अधिक उपयोगी और लाभदायक है। यह अधिनियम कहाँ लागू होगा? प्रारंभ में इस अधिनियम को सभी कारखाने में लागू किया गया।
किंतु मौसमी फैक्ट्री इससे अछूती रही। लेकिन कारखाने के साथ साथ उन सभी परिसरों में इसे लागू किया गया जहां कोई कर्मचारी काम करता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो। यह अधिनियम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सभी प्रकार के कर्मचारी जो किसी भी प्रकार के कारखाने में या उस प्रकार के प्रक्रम में कार्य करते हैं, उन सभी को यह समान रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय और समान रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी कर्मचारी के साथ यह अधिनियम भेदभाव नहीं करता। यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है और केंद्र सरकार के द्वारा जो राजपत्र में अधिसूचना निकाली गई उसी के माध्यम से भिन्न भिन्न राज्य में भिन्न भिन्न तिथियों में इस अधिनियम को लागू किया गया। इस प्रकार यह अधिनियम सभी कर्मचारी को उनके अंग हानि, बीमारी की अवस्था, नियोजन क्षति या प्रसूति काल या अन्य इस प्रकार की परिस्थिति में बहुत अधिक आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हितकारी उपबंध है।